अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नोट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूं कि नोट्स के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। नए आने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम इस वक्त टेंस पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, और टेंसेस को पढ़ाने के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर वीडियोस को ऑर्गेनाइज किया है। अभी यहाँ पे ये कंपैरिजन सीरीज चल रही है, इसमें हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो है हमने हर एक टेंस के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, दो मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए, ताकि अच्छी तरह से हर तरह से जो है टेंसेस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। तो वो सेपरेट वीडियो है, एक टेंस के ऊपर एक वीडियो है। अगर तो आप डिटेल में टेंसेस को समझना चाह रहे हैं, हर एक टेंस को, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे वो बनता है, उसके एग्जाम्पल रिसेंट टेंसेस, तो वो सारा आप रेलेवेंट वीडियो में जाके देखेंगे। तमाम वीडियोस के लिंक्स जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जिन जिन का भी मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो ये तो हो गई नए व्यूवर्स के लिए बात। अब आते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी की तरफ। पहली बात तो ये है कि हम कंपैरेटिव स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखें, टेंसेस एक ऐसी चीज़ है कि मिलती जुलती चीज़ें हैं, तमाम टेंसेस के अंदर मिलती जुलती चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनके अंदर वेरिएशन आती है। अब जो बंदा नया है उसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो भूल जाता है, ठीक है, चीज़ों को। तो जब तमाम टेंसेस एक स्केच की शक्ल में आपके सामने हैं, आप कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको चीज़ें भूलती नहीं हैं, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है, खासकर टेंसेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी हमने दो तरह से करवाया, एक हमने स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन करवाया, एक हम कंपैरिजन करवाएंगे आगे जाके टेंस वाइज। तो दोनों तरह, बस उसमें यह है कि वीडियो का एक फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इजीली वो इसको समझ पाते हैं डिफरेंट वेज के अंदर। तो अभी ये हमारा चल रहा है जी स्ट्रक्चर वाइज, उसमें हम पर्सन वाइज चलेंगे। जैसे ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो ये आई है, इसके बाद फिर वी है, फिर जो है सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। 5 वीडियोज ये हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस को नहीं बताया गया, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया गया है, एक वो है, 5 ये है। फिर 5 आगे वीडियोज जो हैं वो हैं जी स्ट्रक्चर वाइज जो है, सॉरी टेंस वाइज जो है कंपैरिजन। तो टोटल 11 वीडियोस है जी, आपको सारी की सारी देखनी चाहिए। इन तमाम को इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में जो हमारी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी रख दिया गया, ताकि जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो कि बार बार वीडियोस उनको सर्च करनी पड़े, वो एक ही वीडियो देखेंगे और उनका जो है क्लियर हो जाएगा सारा मसला। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यही वाली जो वीडियो है, यही फॉर्मेट, इसमें ये अभी जो है लेंथी वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक इसमें फॉर्मेट है 5 मिनट सीरीज, ठीक है, उसमें यही वीडियो है, यही मटेरियल है, लेकिन वो जस्ट आपको बता दिया गया है, एक क्विक रिव्यू आप कह लें आपको मिल जाएगा तमाम टेंसेस में, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन ये जो है ये फॉर्मेट यही है, लेकिन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि ये जो 11 की 11 वीडियोज हैं ये दो तरह से बनाई गई हैं, एक 5 मिनट सीरीज है, एक जो है लेंथी सीरीज है। 5 मिनट में ये है कि जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, काम आपने खुद करना है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लेंथी है, इसमें मैं आपको सारा समझाऊंगा, कंप्लीटली जो है डिस्क्राइब करूंगा चीज़ों को। तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझा दूं, पुराने लोगों को तो पता है, नए लोगों को जी, ये हमारे 3 जो हैं टाइम्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे उनके टेंसेस की टाइप्स हैं 4, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आपको पता है जो सेंटेंस है वो 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से ये 4 आपके सेंटेंसेस के कॉलम्स बने हुए हैं, यानी सेंटेंस वाइज कॉलम्स हैं। और इस तरह से आपके क्या है, ये टेंस वाइज कॉलम है, यानी ये आपके सेंटेंस वाइज कॉलम है। और इस तरह से जो रोज हैं, रोज आपकी ये मेंशन कर रही हैं आपके टेंसेस को। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, बाद में मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो खुद ही ड्राइव कर पाएंगे। और बेसिक, वैसे भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गया तो बाकी जो ड्राइव करना वो कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। आई को हमने चूंकि लिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो सारे के सारे सेंटेंसेस आई वाले होंगे। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं खत लिखता हूँ। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है और इसमें
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंपल। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी है, अभी वो काम जब जिस वक्त वो बता रहा है, ठीक है, स्पीकर, उस वक्त काम चल रहा है उसका, वो खत लिख रहा है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, आई सब्जेक्ट है, राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ, यानी काम मुकम्मल हो चुका है प्रेजेंट के अंदर। उसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे कहते हैं, लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। आगे आगे जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने टाइम का रेफरेंस देना है कि कितने टाइम से जो आपका काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। उसमें आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से खत लिख रहा हूँ। अब हैव बीन जो है ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग आपकी ये जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। सिंस आप यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, 3 o'clock जो है टाइम रेफरेंस है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना होता तो फिर पीरियड ऑफ टाइम था, फिर फॉर यूज होना था, जैसे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से या 4 घंटे से, या जो भी आप, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर है जी। अब ये जी आपका प्रेजेंट हो गया। पास्ट में आ जाए, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब यहाँ पे इसको और इसको आप कंपेयर करें, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि वहां पर राइट था, यहाँ पे रोट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो गई। कॉन्टिन्यूस, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। अब इसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का कंपैरिजन करें तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इसमें चेंज क्या है। वहां पे एम था, यहाँ पे वाज है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा कुछ सेम है। इसी तरह आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। अब यानी चीजें वही हैं, सिर्फ ये कि वो माजी के अंदर चली गई हैं। यानी उसमें क्या है कि मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका था, क्या किसी खास टाइम के ऊपर, माजी में किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे काम मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। वैसे यहाँ पे आना चाहिए आई हैड रिटन लेटर एट 9 o'clock, ठीक है। इसमें टाइम का भी थोड़ा सा रेफरेंस आपने देना होता है, क्योंकि माजी के किसी पॉइंट को आप रिफर कर रहे होते हैं कि उस वक्त स्टेटस क्या था काम का, उस वक्त काम हो चुका था, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया है जो है आपको सेपरेट वीडियोस बनाई है ना टेंसेस में, उसमें ये बात बताई है। यहाँ पे जो कंपैरिजन दे रहे हैं इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सेंटेंसेस को ब्रीफ रखा जाए। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खत लिख रहा था। अब यहाँ पे हैव बीन है, यहाँ पे हैड बीन है, बाकी सारा वही है। आगे आगे जी आपका फ्यूचर इंडेफिनेट, आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अब यहाँ पे फ्यूचर में चले गए हैं, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। यानी आई राइट अ लेटर में आप आई शैल राइट अ लेटर कर देंगे तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बन जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूस में आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है, एम और वॉज की जगह शैल भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं परफेक्ट फ्यूचर में, उसमें आई शैल हैव रिटन अ लेटर एट 4 AM। देखें यहाँ पे मैंने टाइम को मेंशन कर दिया कि मैं 4 बजे जो है वो खत जो है लिख चुका हूँगा। यानी फ्यूचर में आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे काम का स्टेटस क्या होगा, आप बता रहे हैं कि उस वक्त तक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा। इसी को परफेक्ट फ्यूचर कहते हैं या फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। प्रेजेंट परफेक्ट को देखें, पास्ट परफेक्ट को देखें, फ्यूचर परफेक्ट को देखें। प्रेजेंट में क्या था, हैव रिटन, और पास्ट में क्या था, हैड रिटन, और फ्यूचर में क्या है, शेल हैव रिटन, ठीक है। तो अब इसमें शेल हैव रिटन का ही सिर्फ यानी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ है, बाकी सारे का सारा वही है, वर्ब की फॉर्म भी वही यूज हो रही है। नेक्स्ट आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जी। इसमें आपने दो टाइम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताने हैं, सॉरी 2 टाइम ऑफ रेफरेंस बताने हैं। आप प्रोजेक्ट करेंगे खुद को, फ्यूचर में आगे लेके चले जाएंगे, फिर आप फ्यूचर से पीछे आएंगे। एक पॉइंट वो होगा जहां पे आप स्टेटस बता रहे हैं काम का, और वो स्टेटस क्या है, काम उस वक्त जारी होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम जो है, एक जो टाइम ऑफ रेफरेंस वो होगा जहां से काम शुरू हुआ था। अब जहां से काम शुरू हुआ है वो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में काम शुरू हुआ और उस पॉइंट पे जहां पे बताया जा रहा है काम जारी है। दूसरी सिचुएशन है कि प्रेजेंट में काम शुरू हुआ है और उस पॉइंट पे जहां पे बताया जा रहा है काम जारी है। तीसरी सिचुएशन ये है कि पास्ट में काम शुरू हुआ है और उस पॉइंट पे जहां पे बताया जा रहा है फ्यूचर के अंदर वहां पे काम जारी है। यानी 2 पॉइंट्स होंगे, एक तो पॉइंट फ्यूचर में होगा जहां पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं और वहां पर काम जारी है,
उसके बाद काम शुरू कब से हुआ, कब हुआ था, वो फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो दो टाइम रेफरेंस है। जो स्टार्टिंग टाइम है उसके लिए सिंस और फार यूज करेंगे, और जो पॉइंट एग्जैक्ट जिस पे आप बता रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि इस वक्त टाइम का क्या स्टेटस होगा, उसको आपने एग्जैक्टली वैसे टाइम को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई विल हैव राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। शाम को मैं 2 घंटे से खत लिख रहा हूँ जी। एक तो अब उसका स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम कितनी देर से लिख रहा है जी, 2 घंटे से, तो उसके लिए फॉर यूज हुआ है रिफर करने की। एक जो है फ्यूचर का वो मुकाम, वो पॉइंट जहां पे आप स्टेटस बता रहे हैं काम का, वो क्या है, वो इवनिंग है, यानी शाम के वक्त खत लिखने का स्टेटस आपका क्या होगा कि उस वक्त शाम के वक्त जो पिछले 2 घंटे से जो मैं खत लिख रहा हूँगा। यहाँ पे टाइम कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लें स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, यहाँ पे क्या था, हैड बीन है, और यहाँ पे विल हैव बीन है, विल हैव बीन। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट चेंज होता है, या उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि वहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट में जैसे है, जो पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपने पास्ट का बताना है, और उसमें फिर स्टेटस बताना है, काम जो है वो जो जारी है और कब से शुरू हुआ है वो बताएंगे, रिफर करेंगे आप। फ्यूचर में दोनों पॉइंट ऑफ टाइम आप ले जाएंगे, सॉरी एक पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में ले जाएंगे और एक जो है वो पीछे होगा। पीछे वाला जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट में क्या था कि दोनों पॉइंट, यानी एक वो पॉइंट जिस पे आप टाइम बता रहे हैं और एक पॉइंट वो जहाँ पे काम जो है शुरू हुआ था, वो दोनों आपके पास्ट में होंगे। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ना, जब आप कंपेयर करके करते हैं चीज़ों को तो फिर आपको ये भूलता नहीं है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से याद रह जाती हैं चीज़ें। अब हम, ये तो हमारी होगी बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं जी अपना, हमने इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको मैं एक ही रूल बता दूंगा, वो आप याद रख लें, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को ड्राइव करने में। और हर वीडियो के अंदर वैसे वो मैंने एक्सप्लेन किया है, पुराने लोगों को तो पता है। देखें जी, जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जब भी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव से, तो आपने उसके अंदर नॉट ऐड करना है। अब नॉट की पोजीशन सेंटेंस के अंदर क्या होगी, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सिंपल सा रूल है, उसको समझ लें, फिर आपसे ये गलती नहीं होगी। नॉट को आपने सेंटेंस के अंदर इस तरह से ऐड करना है कि अगर तो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट को आपने इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेना है, यानी सब्जेक्ट है और साथ ही उसके नॉट आ गया। अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट को यूज कर लेना है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसा कि यहाँ पे शेल हैव बीन भी आया हुआ है, 3 वर्ड्स बन रहे हैं, तो आपने पहले वर्ड को कंसीडर करना है। ठीक है, पहले वर्ड के बाद आपने नॉट ऐड करना है, दूसरे या तीसरे के बाद नहीं करना है। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो बस आपने ये देखना है कि पहले वर्ड को आपने लेना है, पहले वर्ड के बाद आप नॉट यूज करेंगे। लेकिन ये सिंपल सा रूल है, इस तरह से आप बना लें, नेगेटिव सेंटेंस कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर थोड़ा एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। अब ये हमने आपको बता दिया नेगेटिव। अब आ जाए इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि सिंपल रूल है कि आपने सेंटेंस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर देना है। अच्छा, अब अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो जैसे हमने नेगेटिव में रूल बताया था, रूल ऑफ फर्स्ट, यहाँ भी वही है कि आपने फर्स्ट वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 3 पे, आपने फर्स्ट वर्ड को ही बाहर निकालना है। ये ना हो कि पूरे का पूरा हेल्पिंग वर्ब निकाल के आप बाहर ले गए, गलत हो जाएगा। पहले वर्ड को आपने जनाब उठा के सब्जेक्ट से पहले रखना है, एंड पे सवालिया निशान लगा देना है। बाकी आपने सब्जेक्ट सेंटेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करने। लीजिए, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, उसमें ये जो दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है, इनको आपने कंबाइन कर देना है। कंबाइन ऐसे कि आपने नॉट कहाँ पे लगाना है, पहला जो वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद वहां पे आपने नॉट लगाना है। आप इमेजिन कर लेना, फर्ज करें, क्योंकि आपने वहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखा नहीं होगा, पहला वर्ड तो आपने उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव भी बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है पहला वर्ड, बल्कि इसके लिए एक और सिंपल रूल यही यूज रखें कि पहला वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का, वो तो उठा के आप ले गए सब्जेक्ट से पहले, तो अब इसका मतलब ये है कि बाकी सेंटेंस जो है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नो डाउट हेल्पिंग वर्ब के जो दूसरे वर्ड्स हैं, अगर 2 वर्ड्स पर है तो 3 वर्ड या 3 वर्ड्स पे है तो 1 या 2 वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन मेन जो पहला वर्ड था हेल्पिंग वर्ब का, उसको उठा के आप बाहर ले गए हैं, तो उसका मतलब है अब आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो मैंने आपको नेगेटिव बनाते हुए बताया था कि अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट कहाँ पे रखना है आपने, सब्जेक्ट के फौरन बाद। तो यही रूल यहाँ पे भी लागू होगा कि जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब अगर एक वर्ड पे है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया, उठा के बाहर ले जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पे है तो पहले वर्ड को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है और सब्जेक्ट के फौरन बाद जनाब आपने नॉट लगा देना है और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जी, तो इसमें थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये सेंटेंस है आपके पास, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खत जो है वो लिख रहा था। अब हमने इसको बनाना है नेगेटिव। यहाँ पे अब इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, हैड है। तो ये देखें, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रहा था। इसी तरह जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या किया हमने, जस्ट हैड को बाहर ले गए हैं। हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खत लिख रहा था। अब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, तो देख सकते हैं आप, ये हैड वैसे का वैसे ही, यानी जो हैड बीन था तो पहला वर्ड जो है ये हम आई से पहले ले गए, ठीक है, और आई के फौरन बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट है, बाकी कोई चेंज नहीं है। हैड आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रहा था। तो मनफी सवालिया कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, जब कोई आप ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा आपको नेगेटिव रिप्लाई करे, तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आखिरी वाला सेंटेंस देखें, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। मैं शाम को 2 घंटे से खत लिख रहा हूँ। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद आपने नॉट लगा दिया। देख लें, बाकी सेंटेंस में कोई आपने चेंज नहीं किया। इसी तरह आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को उठा के, यानी विल हैव बीन 3 वर्ड्स पर हेल्पिंग वर्ब मुश्तमिल है, आपने सिर्फ विल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लेकर आए। इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या किया है, उसी तरह विल को आप उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए और नॉट को आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद यानी आई के फौरन बाद आपने लिख दिया। लेकिन ये तो हो गया आपका रूल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का। अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। उसमें यह है कि आपने नॉट अकेला नहीं लिखना, साथ में आप क्या ऐड करेंगे, आप डू ऐड कर देंगे। बाकी वही है, बाकी रूल वही है, आई डू नॉट, ठीक है। तो इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी डू आप लगा देंगे। डू जो है आपको पता है मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए मेन वर्ब नहीं यूज हो रहा। तो नॉट जो है, आई नॉट राइट अ लेटर, ये मजाक बनेगा आपका अगर आपने कहीं पे लिख दिया आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूँ। तो नॉट आपने ऐड नहीं करना अकेला, साथ आप डू भी लगाएंगे। और जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है आई राइट अ लेटर, तो आप यहाँ पे कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं जिस सब्जेक्ट से पहले ले जाए, तो आप डू लिखेंगे, डू आई राइट अ लेटर। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में स्ट्रक्चर आपने इकट्ठी कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही है डू आई, और आपको रूल बताया हुआ कि जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, सॉरी नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट जो है सब्जेक्ट के फौरन बाद ही होगा। तो ये डू वाला एक इजाफा है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे जब ये होता है ना आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें डू की जगह डैज यूज होता है। वो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको पढ़ेंगे वीडियो, उसके अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। उसमें थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया पास्ट इंडेफिनिट। उसमें क्या है, आई रोट अ लेटर। अब यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके लिए भी आपने नॉट तो ऐड करना है, लेकिन साथ में आपने डिड लगाना है। वहां पे डू लगाया था, यहाँ पे डिड लगाना है। और एक जो चीज है जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, आई डिड नॉट रोट अ लेटर लिखेंगे तो गलत होगा। जब आपने प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगी, बाकी तमाम तरह के सेंटेंसेस में आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी जब आपने डिड नॉट किया तो वर्ब की फॉर्म जो है आपने पहली कर दी, ये चेंज है। अच्छा, इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में पता है सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लेकर आना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं है। तो जैसे ऊपर मैंने कहा था कि डू आपने लिख लेना, तो यहाँ पे आप डिड लिखेंगे, ठीक है, डिड। वैसे अगर मेन वर्ब के तौर पे लिया जाए तो ये डू की सेकंड फॉर्म भी बनती है, डू डिड डन। तो ये जनाब आप डिड लिखे आएंगे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपको पता ही है, जब आपने डिड को पहले लिख लिया, बाकी सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद ही आपने नॉट ऐड करना है, जैसे ऊपर देखा है। तो डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं खत
क्या मैंने खत नहीं लिखा, ये बनेगा इसका मतलब। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो टेंसेस है तमाम के तमाम टेंसेस का उसके कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।